करने की कैपेसिटी रखता है कुछ हद तक, मगर एम्प्टी हाउस है, उसके रिजल्ट कोई भी आपके इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की अभी मैं बात करूंगा, ये मैंने एम्प्टी हाउस का टॉपिक था जिसको थोड़ा सा मैंने आपको बताने की कोशिश की है, जो बहुत जरूरी कंसेप्ट है एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी के अंदर। छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हमें बहुत ही फोकस से ध्यान देने की जरूरत है, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। प्रेडिक्शन में आप इग्नोर नहीं करोगे। मेरी ये सीरीज जो भी देख रहे हैं वो इसको थोड़ा ध्यान से देखे, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके अंदर आपको जो भी हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखते हैं वो लगाना भूल जाते हैं, या हमको किसी ने कोई ऑर्गेनाइज वे में चीज़ों को नहीं बताया है, तो ये मैं आपको ऑर्गेनाइज वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने अक्सर एक्सपीरियंस किया हुआ है। आप लोग भी खुद अपने आप में भी असेस कर सकते हैं कि कारक को बुलाकर बैठते हैं हम लोग, कारक को देखते ही नहीं है, लॉर्ड को जरूर देख लेते हैं मगर कारक पर कोई भी फोकस नहीं करता। अब नेक्स्ट टॉपिक है कारक, ये बड़ा टॉपिक है। मैं देखता हूँ आज की क्लास में होता है, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको कैरी ऑन करूँगा। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इस पर मेरी अपनी खुद की रिसर्च है और इस पर मैं कितनी सेमिनार भी दे चुका हूँ। सारा कुछ मेरा है इसके अंदर, किसी का कुछ नहीं है। मैंने इधर उधर जितनी भी क्लासिकल बुक्स आती हैं उनसे सभी से इकट्ठा करके सारी चीज़ों को यहाँ पर इकट्ठा किया हुआ है। देखिए व्हाट इज कारका, तो प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें भी मैंने हालांकि एक्सप्लेन किया है, पर ये थोड़ा डिटेलिंग में। इन संस्कृत कारका का मतलब होता है कारण। कार का मतलब कारण, कारण क्या है किसी भी चीज का, और इसको हम बोलते हैं डूअर भी बोलते हैं, करने वाला, और कॉज, कॉज मीन्स कारण। सो द रीजन बिहाइंड एन आउटकम, किसी भी चीज का जो कारण होता है वो आपका कारक प्लेनेट होता है। तो हर कुंडली के अंदर आपको कारक का मतलब होता है। मैं यहाँ पे टोटल कारकास बताऊंगा कौन कौन से होते हैं, किस भाव के, किस तरीके के होते हैं, आपको किस इवेंट के लिए, क्योंकि जब मैं आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्ट इन्फ्लुएंस किसी भी भाव पर दो चीजों का होता है, एक तो उसके लॉर्ड का और एक उसके कारक का। आप कारक को कैसे देखोगे, अक्सर लॉर्ड को तो सब लोग देख लेते हैं, कारक को किस तरीके से देखना है, कौन सी चीज कारक में देखनी है, मैं आपको बिल्कुल नई चीज बताने वाला हूँ जो हम अक्सर देखते हैं। देखिए क्या है, आपको मालूम है सन कारक का होता है फर्स्ट हाउस का, जिसको हम बोलते हैं सोल, सेल्फ एंड वाइटलिटी। आपकी आत्मा का कारक है, खुद का भी कारक है, अंदर जो हमारी ऊर्जा है उसका कारक है। चंद्रमा कारक होता है फोर्थ हाउस का, मदर का भी कारक होता है, इमोशंस का भी कारक होता है, घर का कारक होता है, मन का कारक होता है। जुपिटर कई भावों का कारक है, सेकंड एंड फिफ्थ हाउस का होता है, मगर जो मेन इसके कारक होता है वो आपकी वेल्थ है, नॉलेज है, एंड चिल्ड्रन है, एंड सो ऑन। कारकार यूनिवर्सल, हर एक की कुंडली के लिए कारक सेम है। अब एक क्वेश्चन नेचुरली अराइज होता है, मैडम ने 2-3 क्लास में पहले मेरे से पूछा था, मैंने कहा मैं आगे क्लास लूंगा तब मैं बताऊंगा, तो इन सभी प्रश्नों का मैं जवाब दे रहा हूं। अभी इसको थोड़ा सा माइंड के अंदर आप लेकर आए। अभी मेरी क्लास आप अटेंड कर रहे हैं तो अभी क्लास में समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको कोई पढ़कर नहीं समझ में आएंगी चीजें। एस्ट्रोलॉजी में एक चीज को ध्यान रखें कि जिस क्लास के अंदर आप बैठ रहे हैं बहुत सिंसियरली बैठे, और जो रिटेन होता है अभी रिटेन कर जाएं, क्योंकि इतनी ज्यादा चीजें हैं जिन्हें आप पढ़ नहीं सकते, और जो आपको छोटी छोटी बातें याद रह जाएंगी मेन वो आपके काम आने वाली हैं। तो ये एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मैंने अभी एक बात कही कि कोई किसी भी भाव के रिजल्ट के लिए उसमें बैठा हुआ प्लेनेट और एस्पेक्टेड प्लेनेट उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते, वो उस पर असर डालते हैं, मगर जो मेन रोल होता है वो होता है उसके लॉर्ड का और कारक का। अब आपका एक नेचुरल क्वेश्चन अराइज होता है जी इनमें ज्यादा रोल किसका होता है, क्योंकि हम एक्चुअली एकदम से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ भी नहीं होता, समझने की जरूरत होती है। एस्ट्रोलॉजी ऐसी चीज है जिसको खुद ही समझना पड़ता है, समझाई भी नहीं जा सकती बहुत सारी बातें, जिसे हम कहते हैं ना अपने आप समझ लो आप, वो वाली चीजें हैं। कारका वर्सेस लॉर्ड, अब दो ही चीजों पर किसी भी भाव के रिजल्ट डिपेंड करते हैं, कारक पर लॉर्ड का। तो अब ये एक नेचुरल क्वेश्चन अराइज होता है, इनमें से पावरफुल कौन है जी, ज्यादा कौन है। अब आप समझिए, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिए। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपका लॉर्ड भी इंपॉर्टेंट है, कारक भी इंपॉर्टेंट है। सपोज हम मान लेते हैं कि आपका बहुत सारे हम मानकर चलते हैं कि लॉर्ड पर बहुत ज्यादा हम एम्फेसिस करते हैं। कारक एक्चुअली सीड है, अभी जैसे मैंने बताया था, लॉर्ड आपका फार्मर है। अब इसको समझिए, सीड एंड फार्मर। ये आपके पास मोबाइल है, मोबाइल आपका लॉर्ड हो गया, और जो कारक है वो उसके अंदर नेटवर्क है। अब आपका मोबाइल है मगर उसके अंदर नेटवर्क नहीं है, आपका मोबाइल किसी काम का नहीं है बगैर कारक के, आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे नहीं, टेस्ट मिलेगा नहीं। मोबाइल का टेस्ट कब मिलेगा, आप बच्चे अच्छा आईफोन खरीद लाए, बहुत बड़ी आईफोन खरीद लाए, टिप टॉप, आपने उसके ऊपर कवर चढ़ा लिया,
और दिखा भी दिया पब्लिक को, मगर उसके अंदर नेटवर्क नहीं आया, उसका टेस्ट थोड़ी ले पाओगे आप। तो टेस्ट है आपका, जो कारक है वो टेस्ट है एक्चुअली, सीड है ना, सीड। तो सीड क्या करेगा आपको, जब तक सीड बेटर नहीं होगा उसका टेस्ट बढ़िया नहीं होने वाला है। तो आपका फार्मर कितना भी मेहनत कर ले मगर उसका सीड बढ़िया नहीं है तब तक उसका वो नहीं होगा। तो कारक एक्चुअली क्या होता है, आपका जो लॉर्ड है आपके लिए फैसिलिटीज दे देगा। लॉर्ड कैसे फैसिलिटीज दे देगा, इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझना। मैं कारक और उसका, क्योंकि दोनों की ताकत देखने की जरूरत नहीं है, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, कोई भी इनमें से कम पावरफुल नहीं है, कोई भी ज्यादा पावरफुल नहीं है। कारक जो लॉर्ड का काम होता है, आपके घर के अंदर कोई एक फैसिलिटी की जरूरत है, लॉर्ड उसको अरेंज करेगा फैसिलिटी को। सोफा लेकर आना, फ्रिज लेकर आना है, एसी लगाना है, एसी लगा लिया आपने, ये काम है एसी लाकर इंस्टॉल करना लॉर्ड का। एक बड़ा मकान आपको दिला दिया, बड़ा मकान आपको लाकर देना लॉर्ड का है। और कारक का काम है उसका टेस्ट आपको देना। लॉर्ड ने एसी लाकर लगा दिया मगर लाइट ही नहीं आती आपके घर पर, तो एसी का आप आनंद नहीं ले पाओगे। तो कारक एक्चुअली हर चीज का आपको जो आनंद दिलवाएगा, टेस्ट दिलवाएगा, टेस्ट दिलवाने का काम कारक का है। यदि आपका 7th लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है तो वो पति या पत्नी लाकर दे देगा, आपको मैनेज कर देगा। ये वाइफ है आपकी, आज से पिताजी ने शादी करा दी, वाइफ है, आपको पसंद नहीं आई, यू विल नॉट एंजॉय इट जब तक आपका कारक अच्छा नहीं है। हस्बैंड या वाइफ है, वो पसंद नहीं आए, तीसरे दिन से ही झगड़ा करने लग गए और आपको ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई यदि कारक आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कारक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो लॉर्ड होता है वो उस काम को मैनेज कर देता है। आपको रहने के लिए, जाने के लिए कार चाहिए, कार लाके आपने खड़ी कर दी, चलाना आपको आता नहीं, ड्राइवर मिल नहीं रहा है, तो कार तो आप ले आए मगर ड्राइविंग आपको नहीं आती, यू विल नॉट एंजॉय इट। या आप कार ले आए, पता लगा वो दूसरे तीसरे दिन से ही ट्रबल करने लग गई, कहीं जाए रास्ते में ठोक दी, तीसरे दिन ही, 15 दिन तक वो वहां पर पड़ी हुई है, इसके बाद उसके अंदर कोई और दिक्कत आ रही है। तो लॉर्ड ने आपको कार दिलवा दी मगर कारक कमजोर था, तो कारक कमजोर था तो इसलिए आप उसका टेस्ट नहीं ले पाओगे। तो इन दोनों चीजों को साथ में लेकर चलना है कि लॉर्ड का क्या काम है, किसी भी भाव के, लॉर्ड का उस भाव के रिजल्ट देना। रिजल्ट में ये नहीं आता आपको वो अच्छी एजुकेशन दे देगा, एजुकेशन का कर, अच्छी एजुकेशन दे दी मगर उसका जो टेस्ट आपको है, एजुकेशन किस लिए लेते हैं, बदले में कोई ना कोई चीज चाहते हैं ना कि हमें अच्छी नौकरी मिले या कुछ अच्छा बिजनेस कर पाए, मगर आप एजुकेशन तो बढ़िया ले लोगे मगर उसका टेस्ट नहीं मिलेगा जब तक उसका कारक बेहतर नहीं होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप मकान खरीद सकते हो, बहुत बड़ा मकान खरीद लिया, अब उसका टेस्ट नहीं आएगा, पता चला अड़ोस में पड़ोस में इधर उधर जो लोग रह रहे हैं वो कोऑपरेटिव नहीं है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आसपास का माहौल अच्छा नहीं है, तो मकान तो कारक ने बढ़ा दे दिया मगर आपका वो लॉर्ड ने बढ़ा दे दिया, मगर कारक जब तक बढ़िया नहीं है आपको उसका टेस्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये मैंने आपको दोनों का डिफरेंस समझाने की कोशिश की है, तो उसको आप दिमाग में बिठाएंगे। अब कारक में एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, कारको भावनाशय। वर्ड सुना होगा आपने सबने, कारको भावनाशय का मेरा एक वीडियो है, हालांकि इस पर मेरी एक डिफरेंट रिसर्च है मगर यहाँ पर मैं कॉमन जो कंसेप्ट है उसको लेकर रख रहा हूँ बस। कारको भावनाशय में आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि मैं कारको भावनाशय उसको तभी मानकर चलता हूँ कि उस पर किसी भी मेलिफिक प्लेनेट का इन्फ्लुएंस हो, कोई किसी भी भाव का कारक उसी भाव में बैठा हो तो उस भाव के रिजल्ट को वो खराब करता है, ऐसा कहते हैं, ठीक है। मगर मैं अभी इसका एक्चुअल मतलब आपको बताऊंगा कि किसी भी भाव का कारक उस भाव के अंदर बैठा हो तो उसके रिजल्ट को खराब करता है। अंडरस्टैंड करना अब जो मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं वही सेंटेंस फिर से बोल रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीजें ना कही जा सकती ना लिखी जा सकती मगर समझी जा सकती हैं, और वही समझना है आपको। कारको भावनाशय का मीनिंग है कि कारक अपने ही भाव में बैठ गया तो उसके सिग्निफिकेशंस का सत्यानाश करेगा। ये सेंटेंस को अब इसको जरा समझिए क्या करता है। एक भाव में उसी भाव का कारक बैठ गया, कारक, तो उस भाव में कई सारे सिग्निफिकेशंस होते हैं, ध्यान से अंडरस्टैंड करना। देखिए आपको कहीं नहीं लिखा मिलेगा कि उस भाव के कई सारे सिग्निफिकेशंस होते हैं। दूसरा भाव क्या है, परिवार का। दूसरा भाव क्या है, धन का। दूसरा भाव क्या है, स्पीच का। दूसरा भाव क्या है, खाने का। इन सब चीजों का भाव है हमारा चेहरा, मोहरा, आंख, नाक, सारा फेस सेकंड हाउस है, संस्कार सेकंड हाउस है। कारक सेकंड हाउस का होता है, आपको मालूम है, जुपिटर। अभी मैं सभी भावों के कारक बता दूंगा और इंडिविजुअली मैं सभी 12 भावों के कारकों को डिस्कस करना चाहूंगा।
आज की क्लास में पूरा नहीं होगा तो नेक्स्ट में करना चाहूंगा, क्योंकि आपको बिल्कुल नई चीज मिलने वाली है। कारको भावनाशय का इसका मैं मीनिंग बताता हूं आपको। पहले मतलब है, इफ ए कारक ऑफ ए पर्टिकुलर हाउस एक ही भाव उसी भाव के अंदर बैठ गया तो वो उस भाव के सिग्निफिकेशंस को खराब करेगा। ये लिखा हुआ है सभी क्लासिक्स में, मगर आगे की कहानी नहीं लिखी हुई है। तो वो हाउस यहां पर क्या करेगा, हाउस में मैनिफेस्ट बट द पर्सन माइट नॉट बी एबल टू एंजॉय इट। फिर वही चीज आ गई, कारक उसी भाव के अंदर आ गया तो कारक के उसके भाव के रिजल्ट आपको मिल जाएंगे, मगर उन रिजल्ट को आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। जैसे मान के चलिए, यहां पर एक एग्जांपल है, कस्तूरी मृग आपने सुना होगा, जिसको मस्क डियर बोलते हैं, कि एक मृग के पेट के अंदर कस्तूरी होती है और उसको खुशबू आती रहती है और वो उसके पीछे भागता रहता है, और अपने अंदर होते हुए भी उसको वो एंजॉय नहीं कर पाता और उसके पीछे ही दौड़ता रहता है। कारको भावनाशय में एग्जैक्टली यही चीज होगी, आपको एहसास ही नहीं होगा कि यह चीज आपके पास है। कारको भावनाशय में वो चीज आपके पास अवेलेबल होगी। पहली बात तो आपको उसकी फीलिंग ही नहीं होगी कि उसे आपने एंजॉय करना है। ध्यान से समझिएगा, आपके घर के अंदर 5 कमरे बने हुए हैं, 2 कमरे आपने बंद कर रखे हैं, स्पेस की आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको अंदाजा ही नहीं लगेगा, आपके मन में ही ये नहीं होगा कि यार मैं इन 2 कमरों को ठीक कर लूं तो मेरा घर 5 कमरों का हो जाएगा, मैं इसे एंजॉय कर सकता हूं, हो सकता है मैं किराए पे दे दूं, कुछ कमा भी सकता हूं इसके थ्रू। आपको फीलिंग ही नहीं आएगी, मतलब वो चीज आपके पास अवेलेबल होगी उस भाव से रिलेटेड, मगर आप उसे एंजॉय नहीं कर पाओगे। या इस केस में क्या होगा कि उस भाव के एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेशंस को आप एंजॉय करोगे तो दूसरे सिग्निफिकेशन सफर करेंगे। उसी भाव की बात कर रहा हूं। कारको भावनाशय में 2 चीजें हैं जिन्हें आप ध्यान रखना है। पहली चीज तो ये होगा कि आपके पास वो चीज अवेलेबल होगी, मगर आप उसे एंजॉय नहीं करोगे। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूं। वेल्थ होती है हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर, लोगों के घरों में गोल्ड होता है, अक्सर सोना चांदी काफी रखते हैं सभी, गरीब से गरीब आदमी के घर में भी गोल्ड मिल जाएगा। अब उसको कोई काम पड़ गया, कोई बिजनेस करना पड़ गया, कोई बच्चे को पढ़ाना पड़ गया और रिसोर्सेज नहीं है, कहेगा मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। वो गोल्ड है मगर उसको यूटिलाइज नहीं करेगा, उसके दिमाग में आएगा ही नहीं कि मैं इस गोल्ड को भी यूटिलाइज कर लूंगा, कि भाई यदि मैं कोई बिजनेस करूंगा कमाऊंगा तो फिर खरीद लूंगा, इसको मैं बेच क्यों नहीं देता। कुछ लोग करते हैं मगर ज्यादातर लोग उसको यूटिलाइज कभी नहीं करते। 90% लोग यूटिलाइज नहीं करते चाहे कुछ भी कंडीशन आ जाए उनकी, वो उस गोल्ड को यूटिलाइज करने की नहीं सोचते। ये कारको भावनाशय है, आपके पास रिसोर्सेज हैं ऑलरेडी अवेलेबल, मगर यू आर नॉट एंजॉइंग देम, उन्हें आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। ये कारको भावनाशय का। दूसरा क्या है, देखिए इसका मैं जो सेकंड मीनिंग बताऊंगा, कि आप जुपिटर का एग्जांपल देख लीजिएगा, ये तो मैं बाद में बताऊंगा। सेकंड हाउस का सिग्निफिकेटर है, दूसरे भाव में बैठ गया। अब जुपिटर सेकंड हाउस के क्या सिग्निफिकेशंस है, आपकी वेल्थ है, आपका परिवार है, आपकी स्पीच है, आपका खाना है। यदि जुपिटर सेकंड भाव में बैठ गया, आपका एक सिग्निफिकेशन बढ़ेगा तो दूसरा बर्बाद हो जाएगा। कैसे? यदि आपके पास पैसा आएगा तो परिवार से दूर हो जाओगे। दोनों एक ही भाव के सिग्निफिकेशंस हैं। देखिए, आपके पास वेल्थ आ जाएगी, परिवार से दूर हो जाओगे, और यदि आप परिवार के साथ रहोगे तो आपके पास वेल्थ नहीं आएगी, आप फालतू के काम करते रहोगे दिन भर। फैमिली आपका बड़ा कुटुंब होगा, जुपिटर सेकंड हाउस में बैठा हुआ है तो बड़ा कुटुंब होगा ही, आपका बड़ा कुटुंब है। यदि आप पैसा अर्न करने लगोगे तो आपके कुटुंब के लोग कहेंगे कि ये तो ना किसी फंक्शन में आता है, ना किसी से बात करता है, और इस वजह से आपकी फैमिली जो उसी भाव का वो सिग्निफिकेशन है, वो दूसरा सिग्निफिकेशन आपका सफर करेगा। आपकी स्पीच अच्छी है, स्पीच अच्छी है, आपके पास पैसा नहीं आएगा, आपकी पैसा आएगा तो आपकी स्पीच खराब हो जाएगी। इस तरीके की चीजें आएंगी। आपकी स्पीच है, मधुर बोलते हो मगर आपके पास पैसा नहीं आएगा, कोई भाव ही नहीं देगा। आपकी स्पीच यदि पैसे आ गए आपके पास तो आपने बोलना खराब हो जाओगे। इस तरीके से आपके सारे सिग्निफिकेशंस भाव के नहीं मिलेंगे। कारको भावनाशय का मतलब यह भी है कि आपका एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेशंस आपका एनहांस हो रहा है, बढ़ रहा है, तो दूसरा सिग्निफिकेशंस आपका डेफिनेटली वहां पर सफर करने वाला है। दैट इज कॉल्ड द कारको भावनाशय। तो कारको भावनाशय में 2 तरह की चीजें होंगी। एक तो ये होगा कि उस भाव से रिलेटेड आपके पास सिग्निफिकेशंस होंगे, रिजल्ट होंगे, मगर आपको एहसास ही नहीं होगा, आप उसे एंजॉय नहीं करोगे, पता ही नहीं होगा, मतलब हमें फीलिंग ही नहीं आएगी कि ये चीज ऐसे भी पॉसिबल है। जैसे हम कहते हैं ना, कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा, और मगर रास्ते आपके पास अंदर पॉकेट में होते हैं, आपके पास अवेलेबल होती हैं वो चीजें, मगर आपको नजर नहीं आएगा रास्ता। दूसरा, यदि उसी भाव से रिलेटेड एक सिग्निफिकेशन आपका
वो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तो दूसरा सिग्निफिकेशन सफर करेगा। ये आपका अधिकतर केसेस में लगने वाला है। जैसा मैंने सेकंड हाउस का आपको एग्जांपल बताया कि आप यदि पैसा कमाओगे तो आपका परिवार से रिश्ते खराब हो जाएंगे, परिवार से रिश्ते अच्छे रखोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। इसी तरीके से आपकी स्पीच अच्छी होगी तो पैसा नहीं आएगा, और पैसा आएगा तो स्पीच खराब हो जाएगी। इन दिस वे आपके कोई एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेशन वो करेगा तो दूसरा सिग्निफिकेशन खराब हो जाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ कारको भावनाशय। अब हम नेक्स्ट जो इसमें हम बात करेंगे कि आपका ओवरऑल रिजल्ट किस बात पर डिपेंड करता है। किसी भी भाव का रिजल्ट डिपेंड करता है कारक पर, हाउस लॉर्ड पर, प्लैनेट इन हाउस पर, दैट इज द फुल रिजल्ट। एस्पेक्ट को भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो मैं ऑलरेडी ये चीज बता चुका हूं कि हाउस तो आपका लैंड है, भाव जमीन है, हाउस लॉर्ड आपका किसान है, और कारक आपका उसका बीज हो गया, और जो प्लैनेट वहां पर बैठा हुआ है एस्पेक्ट करने वाला है वो वेदर और न्यूट्रिएंट्स हो गए। इन सभी पर डिपेंड करता है कारक का क्या प्लेसमेंट होना चाहिए। कारक का प्लेसमेंट अब आप ध्यान से समझिए, मैं आपको एक बिल्कुल नया सूत्र बता रहा हूं। कारक को नॉर्मल वे में नहीं देखा जाता कि शुक्र छठे भाव में बैठा है, 8वें भाव में बैठा है, 12वें भाव में बैठा है, 7वें भाव का कारक शुक्र है, कहां पर बैठा है, इस तरीके से नहीं देखते। इसको हम किस तरीके से देखते हैं, कारक शुड नॉट बी प्लेस्ड इन द ओन हाउस। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, अपने भाव में नहीं बैठा होना चाहिए। अपने भाव में बैठा होगा तो वो क्या करेगा ये मैंने आपको अभी बता दिया है। सेकंड वन, जैसे आपका 5th हाउस का कारक आपके 5वें भाव के अंदर बैठ आ गया, अब क्या होगा कि आपको सपोज संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, आपको यदि संतान मिलेगी तो एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, एजुकेशन मिलेगी तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको सारे सिग्निफिकेशंस नहीं मिलेंगे, एक सिग्निफिकेशन मिलेगा तो दूसरा सिग्निफिकेशन प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। आप यदि एक पर्टिकुलर चीज को एंजॉय करोगे तो दूसरी चीज आपके हाथ से निकल जाएगी। इस तरीके से मानकर चलें, या उस चीज से रिलेटेड आपके पास रास्ते होंगे मगर आपको पता ही नहीं होंगे, आप उसे एंजॉय नहीं करोगे, इंटरनल आपके अंदर फीलिंग नहीं आएगी, आपको वो सूझेगा ही नहीं कि ये चीज भी मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता। तो कारक का बेटर होता है कि वो अपने भाव में नहीं हो, वो सबसे बेटर होता है। सो कारक शुड नॉट बी प्लेस्ड इन ओन हाउस। दूसरा जो नियम आपको हमेशा देखोगे आप, क्योंकि आप भाव फल निकालोगे, आप प्रेडिक्शन करोगे तो आप क्या निकालोगे, भाव फल। मैं चीजों को सिंप्लीफाई करने में बिलीव करता हूं। मैं उसका एक चीज में 50 चीजें जो पढ़ा दी जाती हैं यहाँ पर, षटबल भी लगा लें, उसी के अंदर हम अष्टक वर्ग भी लगा लें, उसी के अंदर हम सारी वर्ग कुंडलियां भी देख लें, उसी के अंदर हम वर्ष फल भी लगा लें, उसी के अंदर हम और सब कुछ लगा लें, तो इसके बाद हम लगाते रहेंगे, दूसरे व्यक्ति को इम्प्रेस कर देंगे। हमें 15 चीजें आती हैं मगर प्रेडिक्शन नहीं कर पाते, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। प्रेडिक्शन नहीं करने की वजह है कि हमने चीजों को कम नहीं किया हुआ, हमने चीजों को बढ़ाया हुआ है। हमें पता ही नहीं है कौन सी चीज किस तरीके से करनी है। जैसे आप ये मान के चलिए कि किसी अनाड़ी बंदे को सारी सब्जियां पकड़ा दी जाए जिसने कभी सब्जी नहीं बनाई हो, और उससे कहा जाए अब भैया सब्जी बना ले, तो वो हो सकता है पहले बैंगन काट के उसमें डाल दे, इसके बाद वो मिर्च डाले, उसके बाद वो पानी डाले, फिर वो उसके ऊपर तेल डाले, फिर वो उसके ऊपर जीरा डाले, फिर वो उसके ऊपर कुछ और चीज डाले, और इस तरीके से वो सब्जी बनाएगा। तो जो वो सब्जी तो नहीं बन पाएगी, वो कुछ और ही बन जाएगा। तो जो हम प्रेडिक्शन करते हैं उसमें हमें दो दिक्कत होती है, एक तो हमने कोई सिस्टम नहीं बना रखा, दूसरा क्या है कि हम ये सोचते हैं कि हम सब कुछ लगा लें तो बहुत अच्छी प्रेडिक्शन आएगी। मेरा बिल्कुल अपोजिट व्यू है, आप सबसे कम चीजें लगाओगे तो आपकी प्रेडिक्शन सही आएगी। आप जितनी ज्यादा चीजों को डालने की उसके अंदर कोशिश करोगे, क्योंकि इतने क्लासिक्स लिखे हुए हैं जिन लोगों ने, वो सारे क्लासिक्स तो एक जैसे नहीं है, सबने अपने हिसाब से कुछ कुछ लिखा हुआ है। अब हमने सब कुछ पढ़ लिया और सब कुछ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब लगाते रहिए, आपको एकेडमिक वे से एग्जाम में नंबर मिल जाएंगे, जो अक्सर जगह पर सब लोगों को लगा देते हैं एग्जाम में मार्क्स के लिए। जैसे हम अक्सर इंस्टीट्यूट में मैं देखता हूँ, जो तीसरी चौथी 5वीं क्लास के बच्चों को माएँ लेके पढ़ा रही होती है ना, बेटे रट ले वो रट ले, वो इंस्टीट्यूट वाले वो बेचारे बड़े बड़े लोगों को 30 35 40 साल के लोगों को उसमें लगा देते हैं, ये फलाने का टेस्ट है, इसका एग्जाम है, उसका एग्जाम है, और वो सब लोग उस एग्जाम को ऐसे दे रहे होते हैं जैसे IAS बनने वाले हैं, जबकि उसका कोई सिग्निफिकेशन नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। प्रेडिक्शन यदि आपको उन्होंने सिखाई नहीं तो बाकी चीज़ तो आजकल सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है, तो बाकी चीज़ें सीखने की बहुत नीड नहीं है, केवल थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें तो प्रेडिक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। और प्रेडिक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है उसको चीज़ों को हटाना, बढ़ाना नहीं हटाना। तो मैं आपको यहाँ पर हटाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक भाव के अंदर केवल 4 ही चीजें इंपॉर्टेंट है, कारक, उसका लॉर्ड, और वहां पे बैठा है उसका थोड़ा बहुत असर, जो एस्पेक्ट कर रहा है उसका थोड़ा बहुत असर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कारक हो गया। आप कारक देखिए खराब कब है,
उसी भाव में बैठ गया, खराब है। दूसरा, भाव से 6-8 बारे में नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखना इस चीज को। कारक शुड नॉट बी प्लेस्ड इन 6 से 12 फ्रॉम द हाउस इट सिग्निफाइज। कुंडली के 6-8 बारे की बात नहीं कर रहा मैं, लगने से 6-8 बारे की बात नहीं करना। आपका जो भी भाव है, सपोज सेकंड भाव का जो कारक है वो सेकंड भाव से गिनिए आप, सेकंड भाव को लग्न बनाकर, उससे 6-8 बारे में नहीं जाना चाहिए। इन दो जगहों पर कारक का प्लेसमेंट खराब माना जाता है। आपकी कुंडली के 6-8 बारे में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज 5वें भाव का कारक है जुपिटर, 6ठे में चला गया, आपने से सेकंड में गया है, बहुत अच्छा हो गया। मगर वो सपोज लगने का कारक 6-8 बारे में चला गया सूर्य, तो वो अच्छा नहीं है। उसके बारे में हम बात करेंगे, क्या क्या दिक्कतें क्रिएट करेगा, इंडिविजुअल भाव के कारक के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर ये कारक ब्रेकडाउन है, मैं इंडिविजुअली एक एक कारक डिस्कस करूंगा, इसलिए मैं यहाँ पर बता नहीं रहा हूँ। हर एक भाव के अलग से कारक डिस्कस करूंगा, बिकॉज ये अपना आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिस पर शायद कोई बुक भी नहीं है, कहीं पर आपको मिलेगा नहीं। देखिए, पर्सन विद सन इन द 4th हाउस, अब 4th हाउस का उसका सिग्निफिकेशन मिल जाएंगे। चौथे भाव का आप में से किसी को पता है सूर्य चौथे भाव का कारक होता है? चलो, आपको मालूम है 4th हाउस का कौन कौन कारक होता है? कोई भी हैंड रेज करो। 4th हाउस के कारक आप में से सब लोग काफी पढ़े हुए हैं। चंद्रमा, मून, मून होता है, नहीं, मून होता है, बोलेगा प्लीज। मून होता है, मून भी होता है, म्यूट रखे। मून होता है सर, मून। मैम, जो जिसको मैं बोलूं वही बोलेगा, बाकी ना बोले। मैं जिसका नाम दूंगा वो बोलेगा बस। आप हैंड रेज करिए। म्यूट करना है मैडम ज्योति कृष्णन, कोई भी अनम्यूट ना करे, जिसका मैं नाम बोलूंगा वही म्यूट करेगा। अरे, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? हाँ, सूद साहब। सर, मैंने तो हैंड इसलिए रेज किया था कि लोग इमोजी बीच में छोड़ते रहते हैं, वो बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि वो लोग ऐसा ना करें। मैं भी बोल देता हूँ सर, मेहरबानी होगी। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप बीच में जो आप ये जो भी इमोजीज वगैरह छोड़ते हो, ये मत करिए। आप कोई बात नहीं, आप अप्रिशिएट कर रहे हो, बहुत बढ़िया है, बाकी उससे डिस्ट्रैक्शन होता है क्लास में, तो काइंडली इस चीज़ का ध्यान रखें। सिंसियरिटी वो ना हो क्लास की, क्योंकि हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उस पर ही रहें। परवीन जी, आप बताइए 4th हाउस के कारक। सर प्रणाम। सर, चंद्रमा तो होता ही है, उसके अलावा अगर हम प्रॉपर्टी देख रहे हैं, लैंडेड तो फ्लैट वगैरह मंगल हो गया, और अगर मंदिर के लिए प्रॉपर्टी देख रहे हैं सूर्य हो गया, स्कूल के लिए देख रहे हैं तो बुध हो गया, और हार्ट के लिए हार्ट देख रहे हैं तो चंद्रमा सूर्य हो गया, और अगर लग्जरी देख रहे हैं, व्हीकल देख रहे हैं, मतलब मोबाइल कुछ भी लग्जरी आइटम परचेज करना चाहे तो वीनस हो गया। तो मतलब मल्टीपल वो हो गए। नहीं, गुड, वेरी गुड। देखिए, 4th हाउस का जनरली लोग कारक चंद्रमा मानकर चलते हैं, मगर 4th हाउस का कारक चंद्रमा ही नहीं होता केवल। हर एक हाउस के मल्टीपल कारक होते हैं, कुछ एक हाउसेज को छोड़कर। अभी कोई 6th हाउस का कारक बताएगा मुझे, कौन कौन है 6th हाउस का? सरोज मैम, आप बताइए 6th हाउस का कारक। 6th हाउस का मंगल। और कोई है 6th हाउस का कारक? सैटर्न और मंगल। हाँ, किस किस चीज का है? सैटर्न किस चीज का है, मंगल किस चीज का है? मंगल लड़ाई झगड़े। और सैटर्न? रोग। नहीं, छठा भाव किस चीज का होता है? चलो बताइए आप। रोग, रिपु ऋण, मतलब सारे नेगेटिव याद किए हुए हैं। देखो, यही तो प्रॉब्लम है हमारी एस्ट्रोलॉजी। कंपटीशन भी होता है, कंपटीशन है, और सेवा, 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 यस, नौकरी, जॉब, सर्विस का भी होता है, जॉब, नौकरी। प्लीज बीच में ना बोलें, सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो जिससे बात हो रही है वही बोलें। ये डिस्कशन मैंने इसीलिए ओपन किया है कि नहीं, मैं वन वे पढ़ाता रहूंगा, आपको भी मजा नहीं आएगा। तो देखो, आप नेगेटिव कारकों को पीछे रखो जी, और पॉजिटिव कारक को, आपका जो नेगेटिव जितने भी कारक हैं छठे भाव के, उन सभी का कारक आपका मार्स है जी। जो डिस्प्यूट, डेट, और जो भी आपका थर्ड वन है आपको डिजीज, इसका कारक मार्स है। और जो आपके पॉजिटिव सिग्निफिकेशंस है, आपकी नौकरी जिसे हम बोलते हैं जॉब, सर्विस, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन भी है 6th हाउस। ये इन सभी चीजों का कारक आपका सैटर्न होता है छठे भाव के अंदर। इसी तरीके से आपका
सेवेंथ भाव का कारक बताइए नीलम मैम। शुक्र है जी, और सेवंथ हाउस का औरतों के लिए गुरु है, कौन है? लेडीज के लिए, गर्ल्स के लिए गुरु हो गया, और शुक्र हो गया इसका, मेन तो शुक्र ही है। लेडीज के लिए आप बता रहे हो कि गुरु हाँ जी, किस चीज का कारक होता है? गुरु बताओ। गुरु पति का कारक होता है, यस, पति का कारक गुरु होता है। शुक्र विवाह का कारक होता है। हाँ, शुक्र विवाह का कारक है। बेसिकली आपका सेवेंथ हाउस में जुपिटर सभी चीजों का कारक है। जुपिटर को जो हम ये इंटरप्रेट करते हैं कि ये पति का कारक है, केवल नहीं, जुपिटर आपकी एक्सपेंशन का कारक होता है। ध्यान से समझना, जुपिटर इज द कारक ऑफ एक्सपेंशन। मैरिज जब भी कोई पर्सन करता है तो मैरिज करने का एक ऑब्जेक्टिव एक्सपेंशन भी होता है। कोई भी एक फीमेल नेटिव है, आज के ज़माने में तो सब दोनों इंडिपेंडेंटली अर्न करते हैं, मगर पुराने ज़माने के अंदर जो फीमेल नेटिव होती थी उसके पेरेंट्स, आप लोग अपने से बहुत लोग उसी एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं, मैरिज से पहले उसने कहीं आना जाना है तो माँ बाप क्या कहेंगे? अरे नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना, पति के साथ घूमने जाना है। हाँ जी, तो उसके अंदर क्या ख्वाहिश होती थी कि मेरी जब मैरिज होगी तो मैं घूमूंगी फिरूंगी, इस तरीके की चीज़ें करूंगी, मुझे आज़ादी मिलेगी। मिलती नहीं थी, हालांकि वो और फंस जाती थी। पेरेंट्स के पास थोड़ी आज़ादी थी, उसके बाद तो और भी कम आज़ादी हो जाती थी, मगर उसको जुपिटर इसलिए कारक होता है, इट इज़ ए कारक ऑफ एक्सपेंशन। वीनस आपका ऑब्वियसली मैरिज का कारक है, शादी का कारक वीनस होता है, तो जुपिटर सेवेंथ हाउस का हर एक केस में कारक आपका होगा ही होगा। 10th हाउस का कारक बताएं ज्योति कृष्णन ने। 10th हाउस का सैटर्न भी है, सन सैटर्न। और कोई? सर मंगल भी उसका होता है। किस केस में ये बताओ, बुध भी ऐसे होता नहीं बोलना है। ना, कौन किस वजह से बुध भी है सर। मरकरी से नहीं, अभी ज्योति कृष्णन मैम को बोलने दो, बाकी मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं और कोई ना बोले। ज्योति कृष्णन मैम बताइए कौन सा प्लेनेट किस वजह से कारक है? 10th का ना, 10th हाउस बोलते हैं ना, क्या सन बोला मैंने, सन। किस लिए और सन क्यों है कारक, ये बताओ आप। वो पावर, जॉब पावर। नहीं, जॉब का कारक तो सन नहीं होता। नहीं, जॉब का पावर ना, अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, पावर। यस, और सैटर्न क्यों होता है? सैटर्न भी होता है, सैटर्न सर्विस के लिए होता है, जॉब, वो भी जॉब के लिए होता है, बट सैटर्न इज मेनली फॉर 6th हाउस, competition and everything, and also for 11th house. नहीं 10th हम जॉब, गवर्नमेंट अथॉरिटी। चलो राहुल जी आप बताएं। मैडम आप म्यूट कर लें ज्योति कृष्ण मैम। सर should I talk about the 10th house or the 11th house? 10th house का बता देता हूँ सर। एक्चुअली 10th हाउस के सिग्निफिकेटर सारे ही प्लैनेट्स है, क्योंकि सन भी है, जुपिटर भी है, मर्क्यूरी भी है, सैटर्न भी है। Because it signifies your career, it signifies your public life, it signifies your reputation, it signifies your power, authority, मान सम्मान। कारक है, देखिए इससे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सैटर्न किस केस में कारक है? Sir, Saturn is the कारक of 8th house and the 12th house. 12th house में इसलिए कारक है because 10th हाउस में किस चीज का कारक है? सैटर्न को क्यों कारक मान रहे हो? जॉब का है, सर्विस का है, because it is, हो गया ना सर 10th हाउस की बात करें ना, 10th हाउस में सैटर्न भी कारक है because नॉट जॉब, it is your karma basically. yes, it is a karak of all kind of karmas and Yeah. career here signifies your karma. It is Whatever all kind job of you are karma, doing. कर्म कांड इवन जो हम परफॉर्म करते हैं, किसी के फादर एक्सपायर हो गए, मदर एक्सपायर हो गई, तो जो हम जी। रिचुअल्स करते हैं, कर्म कांड जिसको बोलते हैं हम, एक्चुअल में जो कराते हैं, दैट इज आल्सो सैटर्न। दूसरा जी। पॉलिटिक्स, आपका पॉलिटिक्स का जो कारक है, इट इज द कारक ऑफ मासेस। जो लोग पॉलिटिकल, आपका जब आप कभी भी पॉलिटिक्स में किसी को भी देखोगे, आपको किसी का कैरियर देखना इन द पॉलिटिक्स, देन सैटर्न इज द कारक बिकॉज इट इज द कारक ऑफ मासेस। तो यहाँ पर मासेस का भी कारक सैटर्न बनेगा। Correct. नेक्स्ट आप बताएं।
Mercury also is the कारक मरकरी because का आप बिजनेस एवरीबॉडी नोज, मरकरी बिजनेस का कारक हो जाएगा आपका। that apart, अगर आप कोई भी काम करेंगे तो आपको बेसिक इंटेलिजेंस तो चाहिए ना। Yes. तो मर्क्यूरी इज द कारका ऑफ इंटेलेक्ट, देयरफॉर यू विल रिक्वायर, अगर सर पे ईंट भी उठानी है उसके लिए भी तो दिमाग चाहिए कैसे रखनी है। हाँ, ठीक तो है। देयरफॉर मर्क्यूरी इंटेलिजेंस का भी कारक है। जी, तो जी। उसमें आपका 4th हाउस भी आ जाता है, 5th हाउस भी आ जाता है। 4th हाउस इज द इंटेलिजेंस को भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी एजुकेशन का कारक भी मरकरी है। तो 4th हाउस में जब हम कारक मानेंगे मरकरी को 4th हाउस का, देन इट विल बिकम कारक ऑफ द एजुकेशन। करेक्ट। 4th हाउस को हम एजुकेशन से लेते हैं, जो आपकी कॉलेज तक की एजुकेशन है, दैट इज 4th हाउस। वहां पर इसका कारक मरकरी होगा। 11th हाउस का कारक आप बताएं, वंश। वंश बताएं आप। सर राहु को भी ले सकते हैं ना जुपिटर है 10th में। सर, जुपिटर है 11th का जुपिटर क्यों है? सर, गेन्स का कारक है हाँ, तो इसीलिए जुपिटर है। और 12th हाउस का और सर वृद्धि का भी कारक है, पेंशन तो गेन इसलिए गेन को हिंदी में वृद्धि बोलते हैं। जी सर। हाँ, और 12th का 12th का सर वीनस है, एंड सर कभी कभी उसको सैटर्न से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी नहीं, 12th का मेनली सैटर्न ही है। पैटर्न है। अच्छा। नहीं, वीनस भी है, मेनली सैटर्न है। जी 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 देखिए, जी। एक ही पर्टिकुलर भाव के, जो हमारे क्लासिक्स में एक जनरली कुछ एक कारक लिखे हुए हैं, मगर एक ही भाव के मल्टीपल कारक पॉसिबल हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि 9th हाउस का कौन कारक है, बताइए। सर 9th हाउस का जुपिटर है, सन है, सन फादर का कारक है, Correct. एंड जुपिटर जो है वो हमारा धर्म का कारक है। धर्म में भाग्य का कारक भी जुपिटर है आपका। हाँ जी सर। धर्म का कारक है, हायर एजुकेशन का कारक भी जुपिटर ही है यहाँ पर। लॉन्ग जी, जी, जी। जर्नीज। सो वाई कारकाज आर मैटर, कारका मैटर्स, ये मैंने ऑल्दो बता दिया था। नेग्लेक्टिंग ए कारका एनालिसिस लाइक रीडिंग ए स्क्रिप्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस। तो हम यदि किसी भी कहानी को देख रहे हैं, किसी भी कहानी को पढ़ रहे हैं, और यदि उसमें हम कोई इमोशंस को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए उसी तरीके से आप किसी भी भाव के रिजल्ट देख रहे हैं, और यदि आपने कारक यूज़ नहीं किया तो उसकी आपको इसेंस या इमोशंस के बारे में आपको पता नहीं चलेगा। इवन इफ द हाउस लॉर्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड द हाउस लुक्स फेवरेबल, यदि आपका हाउस लॉर्ड अच्छी पोजीशन में है, आपको हाउस भी अच्छी पोजीशन में है, तभी भी यदि कारक खराब है तो वो रिजल्ट को डिले भी कर सकता है, इम्पैक्ट भी रिड्यूस करेगा, और उसके जो एंजॉयमेंट को एक्चुअली पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। यदि आपका कारक वेल प्लेस्ड नहीं है तो आप उसे एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर ये सूत्र है एक्चुअली, ऑलवेज चेक व्हाट इज द कारका ऑफ द हाउस। सबसे पहले आप लिखिए कि जिस भाव के रिजल्ट देख रहे हो, सबसे पहले इंपॉर्टेंस दीजिए आप कारका कौन है। फिर देखिए वेयर इज इट प्लेस्ड इन द चार्ट। मैं कारका देखने का आपको तरीका बता रहा हूं, देखिए कहां पर प्लेस्ड है। इज इट इन इट्स ओन हाउस, खुद के हाउस में तो नहीं बैठा हुआ, तो इसको नोट कर लीजिए, कारक अपने ही हाउस के अंदर बैठा हुआ है तो प्रॉब्लम करेगा। इज इट द 6th 8th और 12th फ्रॉम इट्स ओन हाउस, यदि 6 12 में के अंदर बैठा हुआ है देन ऑल्सो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। सो द इंपॉर्टेंस ऑफ कार का प्लेसमेंट बाई हाउस, ये मैंने बता दिया कहां पे होना चाहिए। ये है देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ कार का फॉर एंजॉयमेंट एंड इनर फुलफिलमेंट, जो अर्लियर मैंने बताया उसी चीज को यहाँ पर मेंशन किया है। वी ऑफन एंजॉय द प्लेजर ऑफ द लाइफ, कूल क्लोथ्स, डिलीशियस फूड, ए ब्यूटीफुल होम, बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन possessing material thing एंड ट्रूली एंजॉइंग दैम। हमारे पास कोई चीज हम पजेस कर रहे हैं, हमारे पास कोई चीज है और उसे हम एंजॉय कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। कारक का एंजॉयमेंट को इंडिकेट करता है और बगैर एंजॉयमेंट के पजेशन का कोई भी मतलब नहीं है।
आप दिल्ली में रहते हो, आपने फार्म हाउस खरीदा हुआ है बिहार में, आप दिल्ली में रहते हो, आपने फार्म हाउस खरीदा हुआ है बहुत बढ़िया शानदार आपका स्विमिंग पूल के साथ, आपने चेन्नई में, आप दिल्ली में रहते हो, आपने फार्म हाउस खरीदा हुआ है अपने विलेज में जहाँ पर भी है, वहाँ सब तरह की फैसिलिटी है, देयर इज नो यूज ऑफ इट फॉर यू, क्योंकि आप तो दिल्ली में रहते हैं। फार्म हाउस तो आप लोगों को केवल बता रहे हैं, बट यू आर नॉट एंजॉइंग। पजेशन का कोई मीनिंग नहीं होता। एक आपका कोई भी पर्सन है, उसके पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट ने अंदर बंद कर दिया किसी केस में, जेल के अंदर बैठा हुआ है, कोई फायदा नहीं है। अरविंद केजरीवाल वॉज द चीफ मिनिस्टर, जेल में बिठा दिया अंदर, 6 महीने सड़ा दिया। चीफ मिनिस्टर की पोस्ट का कोई मतलब ही नहीं है। कार का खराब था, पजेशन में है, आपके पास पोस्ट परचेज कर रखी है आपने, अथॉरिटी आपने ली हुई है, मगर आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते। तो ये कारक का रोल होता है। तो कारक को कभी भी इग्नोर ना करें। बगैर कारक के पोजीशन का कोई भी मीनिंग नहीं है। आपने क्या हासिल किया, वो हासिल किया वो यूजलेस है। मैं बार बार अलग अलग एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम इसको कम वेटेज देते हैं, तो जो आज की क्लास में है वो सब इसको फुल वेटेज दें अगली बार से। इमेजिन द 4th हाउस हैज गिवन यू ए स्केच पेन। सपोज आपके पास कोई एक स्केच पैड दे दिया आपको और उसके अंदर आपको क्रिएटिविटी करनी है, एक बहुत शानदार पेन दे दिया, मगर उसके अंदर इंक नहीं है, तो आप उससे एंजॉय नहीं कर सकते। पजेस कर रहे हो, देखिए आपके पास पैड भी है, आपके पास पेन भी है, मगर उसके अंदर इंक नहीं है, तो उसके एंजॉयमेंट को आप पूरी तरीके से एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर इंक इज द कार का है इस केस में, तो इनके बगैर आपका काम नहीं चल सकता है। जो मैंने मोबाइल बताया आपको, बहुत खूबसूरत मोबाइल दे दिया, सिम भी डली हुई है, सब कुछ डला हुआ है, मगर आपका नेटवर्क नहीं है, तो आप उसे एंजॉय नहीं कर सकते। परचेज कर रहे हो आप मोबाइल, हम ये थोड़ी कहते हैं कि मैं नेटवर्क खरीदने जा रहा हूँ। आपके बच्चे कभी कहते हैं कि बेटा डैडी मुझे नेटवर्क खरीद के दे दो, बच्चे कहते हैं मुझे ये वाला मोबाइल चाहिए। आपके अंदर ख्वाहिश ये थोड़ी होती है मैं नेटवर्क खरीद लूँ, आपके अंदर ख्वाहिश होती है मैं पर्टिकुलर मोबाइल खरीद लूँ। अब आपने मोबाइल तो खरीद लिया, मगर जहां पर आप रहते हो नेटवर्क नहीं आ रहा है, यू आर नॉट एंजॉइंग, मीन्स योर कार का इज सफरिंग। अब यहाँ पर हम 1 by 1 आ जाते हैं। कुछ एक केस में डिस्कस करूंगा आज की क्लास में, फिर हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। सन एज द कारक ऑफ द फर्स्ट हाउस, तो सूर्य फर्स्ट हाउस का कारक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम बात करने वाले हैं। देखिए इंडिविजुअल कारक के बेस पर हम कितनी प्रेडिक्शन देंगे, हमारा जो विचार बदलेगा। और इसको मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अब इन्हें यूटिलाइज करना सीखिए और यूटिलाइज करना शुरू कीजिए कारक को। सन एज द कारक ऑफ द फर्स्ट हाउस, तो सन सेल्फ का कारक होता है, आत्मा का कारक होता है, आपकी वाइटलिटी, इन सभी चीजों का कारक होता है। फर्स्ट हाउस का कारक है, तो ये आत्मा का है, वाइटलिटी का है। अब देखिए सन क्या है, लाइट है, अवेयरनेस है एंड पर्सनैलिटी है। सूर्य लाइट है ना आपका, तो आपकी पूरी कुंडली का, आपका जो सब नवग्रह हैं उनका किंग यही है, हेड यही है नवग्रहों का, सभी इसके अराउंड आपको पता है पर्टिकुलरली चक्कर लगाते हैं। यही लाइट सोर्स है, आपकी जिंदगी का सोर्स यही है। आत्मा का कारक इसीलिए तो बोलते हैं, आत्मा क्या है, ये एनर्जी है और कुछ नहीं है। तो ये आपकी इनर रेडियंस को, प्रेजेंस इन द वर्ल्ड, अंदर की जो ऊर्जा को भी ये बताता है, आत्मा को भी बताता है। हम कहते हैं इंसान चला जाता है मगर उसकी आत्मा अजर अमर होती है, उसको कभी भी कोई कष्ट नहीं होता। सूर्य आपकी आत्मा का कारक है, फर्स्ट हाउस आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, असेंडेंट भी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। अब क्या होता है, देखिए व्हाट हैपेंस व्हेन सन इज इन द फर्स्ट हाउस, कार को भावनाशय हो गया, खुद ही के भाव के अंदर सूर्य बैठ गया, तो स्ट्रांगली प्लेस्ड है आपका। यदि एक्सॉल्टेड प्लेस्ड है तो ये आपका क्या होगा, आपको ब्राइट पर्सनैलिटी देगा, स्ट्रॉन्ग ऑरा देगा, गुड फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन देगा, सारी चीजें देगा। बाहर से दिखाई देने वाली चीजें सब बढ़िया होंगी। पहले भाव है, एक चीज को अच्छा करेगा तो दूसरी चीज को खराब करेगा। देखने में आप बड़े अट्रैक्टिव होंगे, आपकी अच्छी पर्सनैलिटी होगी, लोग देख के इंप्रेस होंगे, जहां पर भी एंटर होंगे सबकी नजरें आपके ऊपर जाएंगी, आपका फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा होगा, बिल्ट अच्छी होगी देखने में। मगर इंटरनली ये आपकी वाइटलिटी, इम्यूनिटी और स्ट्रेंथ को गवर्न करता है। इंटरनली आप वीक होंगे, आपकी इम्यूनिटी काफी वीक होगी, इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी यदि लगने के अंदर सूर्य बैठा हुआ है। तो स्ट्रेंथ तो आपकी भावना जो होगी मन के अंदर कुछ करने की, आप देखने में अच्छे हो मगर मन के अंदर से टूटे होंगे, पूरी तरीके से ऊर्जा नहीं होगी आपके अंदर, जो कहते हैं ना एक कॉन्फिडेंस नहीं होगा किसी भी चीज में। दूसरे लोग आपसे इंप्रेस होंगे मगर आप खुद नहीं होंगे। देखिए कितनी बड़ी चीज है, एक तरीके का सिग्निफिकेशन आपको दे रहा है, दूसरे तरीके का सिग्निफिकेशन आपसे ले लेगा यदि खुद के भाव के अंदर बैठा हुआ है।
यदि वो छठे 8वें 12वें भाव में जाकर बैठ जाए आपकी कुंडली में, चेक कर लेना 6, 8, 12 कुंडली के अंदर भाव में सूर्य जाकर बैठ गया आपका, कोई आपका जो जिस मर्जी लगने की कुंडली हो, क्योंकि वो पहले भाव का कारक है, एज ए कारक छठे 8वें 12वें भाव में बैठ गया, बाकी जो रिजल्ट देगा वो उसकी बात अलग है, क्योंकि लग्न का कारक है ये, तो लग्न से 6, 8, 12 में कारक को कैसे देखेंगे, अपने भाव में बैठा है तो खराब है, और यदि वो अपने जिस भाव का कारक है उससे 6, 8, 12 में, तो सूर्य तो लगने का ही कारक है, तो वहां से 6, 8, 12 में चला गया तो वो आपकी लो इम्यूनिटी को रिप्रेजेंट करेगा। कोई भी बीमारी आएगी सबसे पहले होगी आपको वीक हीमोग्लोबिन और पुअर ब्लड हेल्थ। आप जब भी अपना चेक कराने जाओगे हीमोग्लोबिन तो 10, 12, 11 इस तरीके का आएगा, ज़्यादा नहीं होगा यदि आपका सूर्य 6, 8, 12 के अंदर जा रहा हुआ है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और प्रेजेंस, कॉन्फिडेंस की कमी होगी जो अभी मैंने बताया, देखने में अच्छे हो, लोग आपसे आकर्षित हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, और आपका अच्छा है, सब लोग इंप्रेस हो जाते हैं, मगर इंटरनल कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी होगी आपके अंदर। आपको दूसरे लोग कॉन्फिडेंस दिलाते रहेंगे मगर वो आने वाला नहीं है, ये कारको भाव नशा है। 6, 8, 12 में सूर्य चला गया तो आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, बॉडी के अंदर जो आपको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी, इस तरीके की दिक्कत आएंगी, हीमोग्लोबिन लेवल भी कम होता है। जुपिटर एज द कारक ऑफ द सेकंड हाउस, आपको पता है वेल्थ, स्पीच एंड फैमिली मेनली सेकंड हाउस है। जुपिटर गवर्न सेकंड हाउस, वी डील विद द मनी एंड सेविंग्स, आपका पैसा और जो आपकी बचत होती है वे बेसिकली ये लिक्विड मनी का हाउस है। सेकंड हाउस किस तरीके का धन का हाउस है, जिस धन को आप कैश कर पाओ, सोना चांदी हीरे जवाहरात ये सब सेकंड हाउस है। आपके शेयर सर्टिफिकेट सेकंड हाउस है, आज बेच दो कल पैसे मिल जाएंगे, म्यूचुअल फंड आज बेच दो कल पैसे मिल जाएंगे, गोल्ड अभी चले जाओ कहीं पे भी रात को 12 बजे वो आपको कुछ ना कुछ दे देगा। तो ऐसे सभी उसका स्पीच एंड लैंग्वेज, फैमिली टाइज एंड वैल्यूज जिसको हम संस्कार बोलते हैं, इन सभी का कारक है। जुपिटर इज द प्लेनेट ऑफ ग्रोथ, वेर एवर इट इन्फ्लुएंसेस एक्सपेंशन नेचुरली फॉलोज, जहां पर भी ये होगा उस जगह पर एक्सपेंशन होगा। दूसरे भाव के अंदर होगा तो या तो आपके पास धन अधिक होगा, या आपके पास बोलते बहुत होंगे, स्पीच या अच्छी वाणी होगी आपकी। दूसरे भाव के अंदर होगा तो आपका परिवार बहुत बड़ा होगा, डेफिनेटली बड़ा होगा, जुपिटर सेकंड हाउस के अंदर है तो जुपिटर इज द प्लेनेट ऑफ ग्रोथ, वेर एवर इट इन्फ्लुएंस एक्सपेंशन नेचुरली फॉलोज। इफेक्ट ऑफ जुपिटर इन द सेकंड हाउस, इवन इफ यू डोंट एक्टिवली ट्राई यू विल सी ग्रोथ इन वेल्थ, वोकेबलरी एंड फैमिली एक्सपेंशन। यदि आप ट्राई नहीं भी करोगे तो आपकी फैमिली वेल्थ भी बढ़ेगी, आपकी वोकेबलरी, रोज 1-2 शब्द सीखोगे आप, नई जानकारी जरूर मिलने वाली है। स्पीच का कारक है तो जिसका जुपिटर दूसरे भाव के अंदर होता है, अच्छा एस्ट्रोलॉजर माना जाता है, जुपिटर को दूसरा भाव देख रहा हो, क्योंकि वो आपका क्या होगा, शब्दकोश उसका बढ़ता जाएगा, उसको नए नए वर्ड्स पता चलेंगे, डेली कुछ ना कुछ सीखता रहेगा। फैमिली एक्सपेंड करेगी उसकी, एवरी डे यू आर एडिंग मोर वर्ड टू योर लैंग्वेज, developing emotions and social bonds. This is Jupiter's growth at work. However, Jupiter also bring responsibilities. जिम्मेवारियां भी जुपिटर लेकर आएगा क्योंकि ये जिम्मेवारी का भी प्लेनेट है। A large family और social obligation may lead to increased spending. आपके पास बड़ा परिवार होगा, जुपिटर सेकंड हाउस में है तो ग्रोथ दी तो उसने खर्चों में भी ग्रोथ हो जाएगी, आपकी स्पेंडिंग बढ़ जाएगी। योर रिलेशनशिप में ग्रो, आपकी रिलेशनशिप बढ़ जाएंगी, बट टू एंजॉय देम यू मे हैव टू सैक्रिफाइस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आपके रिश्ते बढ़ गए, अब रिश्ते बढ़ गए तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सफर करेगी। सेकंड हाउस के वो बता रहा हूं कारको भावनाशय किस तरीके से एक्ट करता है कि आपका रिलेशनशिप ग्रो हुए, आपका परिवार ग्रो हुआ तो आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ेंगे तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कम होगी, धन की कमी हो जाएगी। मतलब एक सिग्निफिकेशन एनहांस हो रहा है तो दूसरा सिग्निफिकेशन खराब हो जाएगा। इफ यू फोकस ऑन मनी, यदि आपने पैसे पे फोकस कर लिया, यू मे हैव टू सेक्रीफाइस इमोशनल क्लोजनेस। लोग आपसे वो करने लग जाएंगे कि ये तो पैसे पे ही ध्यान देता है, इसका परिवार पर कोई ध्यान नहीं है, इस तरीके से हम करने की कोशिश करेंगे। इन शॉर्ट, बैलेंसिंग फैमिली एंड फाइनेंसेस इज ए थीम व्हेन जुपिटर इन्फ्लुएंसेस द सेकंड हाउस। यदि अपने आप से 6 से 12 में बैठा हो तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि कारक अपने भाव में नहीं होना चाहिए। अपने आप से 6 से 12 का मतलब है सेकंड हाउस से 6 से 12 में जब भी जुपिटर बैठा होगा तो सेकंड हाउस से 6 से 12 हो जाएगा आपका 7th हाउस, 9th हाउस एंड लगना, 7th हाउस, 9th हाउस एंड लगना।
तो सेकंड हाउस का जो कारक है वो अपने आप से 6, 8, 12 में चला गया, तो देयर मे बी डिसकंटिन्यूएशन फ्रॉम वेल्थ और फैमिली जॉय। तो दोनों में से एक चीज में कमी आ जाएगी, या तो फैमिली एंजॉयमेंट नहीं कर पाओगे या आपकी वेल्थ खराब हो जाएगी। इवन आफ्टर मैरिज यू मे फील डिस्टेंट फ्रॉम फैमिली और मेक कंप्रोमाइज इन टेस्ट, स्पीच और वैल्यूज। किसी न किसी चीज में आपको कंप्रोमाइज डेफिनेटली करना पड़ेगा यदि आपका इन दिस केस सेकंड हाउस के अंदर जुपिटर बैठा है या वहां से 6, 8, 12 बैठा हुआ है। तो ये होगा जैसे आफ्टर मैरिज योर फोकस में शिफ्ट टू योर स्पाउस और एक्सटर्नल रेस्पॉन्सिबिलिटीज कॉजिंग यू टू नेग्लेक्ट फैमिली बॉन्डिंग, सेक्रीफाइस कंफर्ट और लॉस फाइनेंशियल कंट्रोल। तो सेकंड हाउस में जब भी जुपिटर बैठा हो या सेकंड हाउस से जब हम 7वें भाव में, इसीलिए जुपिटर को अच्छा नहीं मानते क्योंकि वह सेकंड हाउस का कारक है, तो अपने आप से 6, 8, 12 में जाकर बैठ गया, तो वो इनमें से कोई किसी न किसी चीज को करेगा जो मैंने बताया है। आफ्टर मैरिज योर फोकस में शिफ्ट टू योर स्पाउस, वाइफ पर फोकस चला जाएगा और रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी दूसरी, उसकी वजह से आप अपनी पुरानी फैमिली को नेग्लेक्ट करोगे, बॉन्डिंग सफर करेगी और आपका सेक्रीफाइस भी, वो आपको कंफर्ट भी सफर करना पड़ेगा, फाइनेंशियल लॉसेस भी होंगे, खर्चे भी बढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम कारकों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आज की क्लास में यहीं तक रखूंगा, बाकी कारकास विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। आप में से यदि किसी को कुछ समथिंग इफ यू वांट टू आस्क, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे हम, तो आप पूछ सकते हो। जिन्होंने नहीं पूछना है वो हैंड डाउन कर दें प्लीज, क्योंकि कुछ लोग पूछ चुके हैं ऑलरेडी। यदि उनका कोई क्वेश्चन नहीं है तो हैंड डाउन करते हैं, जिससे कि मैं आप लोगों को कह सकूं कि भाई नेम ले सकूं। सभी को पूछना है। ये वी आर नाम से आ रहे हैं कि ये किनका नाम है? वी आर किसका है? आपने पूछना है राहुल जी? यस सर, आई जस्ट हैड अ स्मॉल क्वेश्चन। जब हम ये कार का ये कर रहे हैं, किस हाउस का कौन सा कारक होता है, देयर इज आल्सो अ कॉन्सेप्ट कि हम सुपर इम्पोज करें कालपुरुष की कुंडली को, तो डज दैट हैव अ सिग्निफिकेंस इन द आउटकम ऑफ फलास? फल का उसमें कोई सिग्निफिकेंस रहता है? क्योंकि सपोज कर लीजिए किसी का लग्नेश फॉर इंस्टेंस मर्क्यूरी है, वो जाके 6th हाउस में बैठ गया, कालपुरुष की कुंडली में 6th हाउस बिलोंग्स टू मर्क्यूरी। नाउ हाउ डज वन इंटरप्रेट दिस इन व्यू ऑफ व्हाट यू हैव जक्सटापोज इट इन व्यू ऑफ व्हाट यू हैव सेड सर? एक्चुअली कर सकते हो, इट विल मेक द थिंग्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वोंट बी एबल टू कंक्लूड, क्योंकि ये सभी जो भी कंसेप्ट हैं उसके बेस पे आप कंक्लूड नहीं कर पाओगे कि कोई कालपुरुष की कुंडली में वो उचका हो गया। वही ना सर, कालपुरुष की कुंडली में 6ठे भाव में उचका हो गया तो उसका उचका थोड़ी मान लेंगे हम अपनी जनरल कुंडली में। इसीलिए लग्न एलोकेट की हुई है, तो कालपुरुष की कुंडली में उस पर्टिकुलर प्लेनेट के सिग्निफिकेशंस को आप मानकर चलें केवल कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से कि उस प्लेनेट के अपने सिग्निफिकेशंस किस तरीके के होंगे। अदरवाइज आपको और कुंडली में उसको बहुत ज्यादा वेटेज देने की जरूरत नहीं है। राइट सर, थैंक यू। परवीन जी सर नमस्कार सर। जैसे शुक्र होता है मैरिज का कारक, वो 12वें हाउस में मतलब इतना बुरा नहीं कहा गया, हालांकि वो सप्तम से सब छठा हो गया, तो फिर इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? हाँ, सप्तम से भी छठा हो गया, वो 12वें भाव का भी कारक है, लेकिन एज ए 7th हाउस का कारक ट्रीट करता हूँ, तो उसको तब हम क्या कहेंगे? उसको मैं बता देता हूँ आपको। आपने क्वेश्चन पूछा है, बहुत बढ़िया है। हम कहते हैं ना कि आपको एक तरीके की चीज तो वो दे देगा। 12th हाउस का शुक्र का आपको कारक पता है क्या है? 12th हाउस में बैड प्लेजर का भी कारक है शुक्र। जी सर। क्या है, किस चीज का कारक है? मतलब ह्यूज वेल्थ है, ह्यूज वेल्थ। 12th हाउस में कारक है मैरिज रिलेटेड एक्टिविटी का कारक है। बैड प्लेजर बताया ना सर? बैड प्लेजर, वो बैड प्लेजर करेगा मगर वाइफ नाराज हो जाएगी, इधर उधर घूमेगा, वो जाएगा बैंकॉक घूमने के लिए, वो जाएगा कहीं और घूमने के,
लिए तो 12th हाउस जी। में उसको रिजल्ट मिल गए एक तरीके के, मगर अदर जी। रिजल्ट उसके खराब हो जाएंगे, क्योंकि 12th हाउस में वीनस आपको हम कहते हैं ना लग्जरी देता है मगर वो अनएथिकल होती है। जी। तो इस तरीके से वो 7वें से 6ठा चला गया और 12th का भी वो नुकसान कर रहा है एक तरीके से, क्योंकि वो पर्सन अनएथिकल हो जाएगा एक तरीके से। इज एंजॉइंग द सिग्निफिकेशन जी। ऑफ दैट हाउस, मगर दूसरा नेगेटिव इन्फ्लुएंस उसके पास हो जाएगा। दूसरा सर, जैसे अभी सेकंड हाउस का वो है जुपिटर और उसमें बैठ गया, तो मतलब बैलेंस कैसे होगा कि एक तो या तो फैमिली ग्रो करेगी या फाइनेंस ग्रो करेगा, ये कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे सर? आपने नहीं, बताया ना एक ही चीज वो मिलेगी। अलग है। अभी उसको हम और चीजों पे भी तो देखेंगे, लॉर्डशिप वगैरह पे भी तो देखेंगे, दशाओं पर भी तो देखेंगे, केवल कारक के बेस पर नहीं देखेंगे कि मगर उसकी दोनों चीजों में से आपकी दोनों चीजें एक चीज डेफिनेटली सफर करेगी उसकी। ठीक है, और क्योंकि लास्ट क्वेश्चन ये है सर, दशा जैसे किसकी चल रही है, उस पर्टिकुलर भाव का लॉर्ड कौन है वो भी तो डिसाइड करेगा। फिर जो सोर्स भी डिसाइड करेगा किस चीज में वो सफर करने वाला है, क्योंकि लॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो कहाँ जाकर बैठा है। ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन ये है सर, जैसे 11th हाउस का जुपिटर सिग्निफिकेटर ओके 10th में बैठ गया या 6 8 12 चला गया अपना, यानी कि उसको गेन तो होगा, प्रमोशन होगा, तो एंजॉय नहीं कर पाएगा उसको वो। हाँ, एंजॉय नहीं कर पाएगा ना। जैसे उसका गेन हो गया, फ्रेंड सर्किल मिल गया या उसका कहीं से गेन हुए, तो खुद नहीं एंजॉय करेगा। परिवार दोस्त खा जाएंगे, एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज कम हो जाएगी उस भाव से रिलेटेड, और एंजॉयमेंट भी कम होगा, मगर एक पर्टिकुलर चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम हो जाएगी। सपोज वो गेन करेगा तो फ्रेंड सर्किल लूज कर देगा, फ्रेंड सर्किल गेन करेगा तो उसकी गेन्स लूज हो जाएंगी, जैसा होता है अक्सर। जो लोग यार दोस्तों में घूम रहे होते हैं उनकी कमाई नहीं होती, जो कमाई कर रहे होते हैं उनके यार दोस्त छूट के चले जाते हैं। इस तरीके से होगा। ठीक है, थैंक यू। रश्मि मैम। यस सर। सर इसमें रेट्रो प्लैनेट्स बैठे होंगे तो उसको कैसे गिनेंगे प्लेसमेंट वाइज? पीछे के हाउस को भी गिनना है या जो प्लेनेट जहाँ बैठा होता है वही होता है। ओके सर। राजपाल जी। सर नमस्कार जी नमस्कार। जो कारको भावनाशाय का कॉन्सेप्ट है, जो प्लेनेट उसमें बैठा है, अगर उसके साथ में दूसरा भी कोई ग्रह बैठा हो तो क्या उसके इफेक्ट डालेंगे वो? युति में कोई ग्रह आ जाए तो उसके साथ? सर मैं उसका अलग से बता चुका हूँ, कारक के साथ दूसरा बैठने से कोई लेना देना नहीं है। कारक एक कारक है, उसका अलग रोल है। दूसरा प्लेनेट बैठा है उसका अलग रोल है, वो गेस्ट है, मगर कारक उसका जो मेन करता धरता है, मान के चलिए उस भाव का सीड, उसके रिजल्ट का सीड कारक है। तो जो दूसरा प्लेनेट है वो आप उसको अलग तरीके से उस प्लेनेट का असर पड़ेगा उस भाव पर, भाव के रिजल्ट पर। मगर यदि कारक यदि है तो जो कारक की तरह जब आप उससे देख रहे हो तो ऐसे कारक देखिए उसे, और किसके साथ बैठा है वो देखने की नीड नहीं है। ओके सर, ओके जी। वंदना मैम। जी प्रणाम। हेलो। हाँ बोलिए मैम। जी सर आवाज आ रही है? प्रणाम सर। प्रणाम मैम, बीच बीच में ब्रेक हो रही है। हाँ जी सर, मुझे लगा मुझे आवाज नहीं आ रही आपको, इसलिए बोल सर मेरा जो हाँ जी सर, हाँ जी सर, पहले तो थैंक यू आपके ये वीडियो के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत वेट थी इसकी, बहुत ज्यादा। और दूसरा सर मेरा जो क्वेश्चन था कि जैसा आपने एक हाउस में सूर्य को बोला, तो सर उसमें बाकी जो 3-4 चीज आपने बोली उसमें से कोई एक भी मिल सकती है, तीनों ही मिलेंगी अगर वहाँ पे सूर्य एक जाएगा अपने? नहीं समझ में आप क्या बोल रहे हो? सर आप सूर्य का जैसे आप बता रहे थे, सूर्य के कारक के सूर्य जो अपने से 6, 8, 12 जाएगा, तो जैसे 8th में आपने बताया कि उसको हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज आएंगे, जो 3-4 इश्यूज आपने बताए वो सभी आएंगे, जो उसमें से भी कुछ ना कुछ एक ही इशू आएगा? आप सभी मान लीजिए उस तरीके का बाइफर्केशन पॉसिबल। सर मुझे लगता है मेरे नेटवर्क में उस तरीके के बाइफर्केशन पॉसिबल नहीं है एक्चुअली। इस तरीके के क्वेश्चन मत पूछा करो। अभी जैसे परवीन जी भी पूछ रहे थे कि इनमें से कौन सा होगा, इस लेवल पर एस्ट्रोलॉजी नहीं पहुंच सकती कि कौन सा होगा यही बता दें हम स्पेसिफिकली, ये पॉसिबल नहीं है। अब ये मानते हैं इनमें से कुछ ना कुछ होगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास जो व्यक्ति आएगा वो भी तो कुछ ले ला के आएगा। ब्लाइंड प्रेडिक्टर नहीं बनना है कि हम अपना आप ही प्रेडिक्शन देने लग जाए, पूरी दुनिया में कोई नहीं दे सकता। आपके पास जो व्यक्ति आएगा वो कुछ परेशानी लेकर आएगा, आप देखिए उसका कारक बैठा है क्या, बैठा है तो आप बताइए, देखो आपकी कुंडली के अंदर ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। हमें
प्रेडिक्शन नहीं करनी होती है, हमारे पास तो ऑलरेडी सब कुछ लेकर आता है, केवल कारण ढूंढना है कि उस व्यक्ति हाँ के जी साथ सर, ये क्योंकि चीज मैं क्यों हो सर रही है। इसलिए पूछा सर मैंने। बोलिए मैम। जी सर, क्योंकि मैंने बस इसलिए पूछा सर, एक कुंडली मैंने देखी थी, उसमें एक लोग भी पूरे था, लेकिन हाँ सर उस बच्चे को ना मतलब कि ब्लड कम नहीं था, उल्टा उसमें ब्लड ज्यादा था, मतलब कि जिसकी वजह से उसका सर्कुलेशन रुक रहा था और डॉक्टर ने उसको बोला था कि थोड़ा ब्लड डोनेट करे। अभी बताया मतलब ना, कि उससे मिल तो रहा है 17-18 ग्राम पे पहुंच गया था ब्लड उस अभी लड़के जो का ना, बताया वही और तो 88 हाउस कॉम्बिनेशन में मिल रहा पूरे है। था, इसलिए मैंने पूछा। हाँ तो वो कॉम्बिनेशन मिल तो रहा है। हाँ जी हाँ जी। जी जी ठीक है जी अनंत लक्ष्मी मैम। जी सर। सर ये जो कारको भाव नाशाया बोल रहे हैं, हम सिर्फ D1 चार्ट में देखते हैं या सारे डिविजनल चार्ट्स कोई में भी? डिविजनल चार्ट का कारक ही नहीं होता तो भावनाशय कैसे होगा। ओके। मगर एक डिविजनल चार्ट का एक अलग कंसेप्ट है, हाँ। वो मैंने ऑलरेडी एक बार आपको कई बार एक्सप्लेन किया आप लोगों को, मेरा वीडियो आप देख सकते हो। दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि किसी भी डिविजनल चार्ट का कारक उसी की लग्न में बैठ जाए जाकर और उसको मेलिफिक प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहा हो तो वो भी कारको भावनाशय है, उस पर्टिकुलर डिवीजन से रिलेटेड रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। ओके जी ठीक, थैंक यू। जी शैली शर्मा मैम। गुड इवनिंग सर। सर एक बहुत बेसिक क्वेश्चन था, अगर मून इन 8th हाउस इज नॉट कंसिडर्ड गुड बट इट इज 5th फ्रॉम इट्स हाउस कारक एज अ कारक, क्योंकि चतुर्थ से पंचम होगा तो 8th में जाएगा सर। सो हाउ डू वी प्रेडिक्ट इट, यू नो, इफ यू सी एज अ कारक तो ये अपने से 5th में गया, पर मून 8th हाउस इज नॉट गुड, सो इसको कैसे समझेंगे सर? और ऐसा ही बाकी में सर एक्सप्लेन कर दीजिए, हर लॉर्ड अगर अपने से 6 में जा रहा है या 5th में जा रहा है, कुल लगने के हिसाब से 6 से 12 में जा रहा है, तो उसे हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? नहीं मतलब कोई भी कारक का सिंपली बाकी स्पेसिफिक भावों में कोई वो नहीं है, अब उसकी और डिग्निटी वगैरह देखनी पड़ेगी। मगर यदि वो प्लेसमेंट की जब मैंने बात की है, यदि वो अपने ही भाव के अंदर प्लेस्ड है और 6 से 12 में अपने जिसका भी कारक है वहाँ से प्लेस्ड है तो वो उसका आपको टेस्ट नहीं अच्छा मिलेगा उस पर्टिकुलर भाव के रिजल्ट का। अब 6th भाव में वो मदर का कारक है, मदर का कारक है, यदि वो अपने से 5वें में जा रहा है तो उसके लिए मैंने कुछ नहीं कहा, ठीक है वो, मगर वो उसके और सारे फैक्टर्स चेक करोगे आप। मून की डिग्निटी तो हमें फिर भी चेक करनी पड़ेगी, ओनली प्लेसमेंट मगर 6 से 12 में चला गया और डिग्निटी भी खराब नहीं है तभी भी वो आपको बेटर रिजल्ट नहीं देगा। राइट, थैंक यू। कविता मैम। प्रणाम सर जी। जी प्रणाम सर जी, अच्छी थी क्लास, बहुत इंफॉर्मेटिव। सर मेरे को तो रिक्वेस्ट करनी है, मेरे को ले लो कुंडली एनालिसिस वाली क्लास में। मैडम उसमें ऑलरेडी 10 लोग फालतू हैं, मुझे निकालने पड़ेंगे, अब मैं सोच ही नहीं पा रहा किन्हें निकालूं। सर मैं तो महीना पहले आपको मैसेज किया था सर। मैसेज नहीं करना, आप जो फी होती है कोर्स की भरा करो, वो बैच में आ जाते हैं लोग। मैं ऐसा तो नहीं कर सकता जिन्होंने फी पे कर दी उन्हें तो निकाल लूं और आपको ले लूं। नहीं सर, मेरे को उसका कोई सिस्टम समझ ही नहीं आया आपकी बार, आपने कुछ कुंडली उंडली का लिखा था तो मैंने पूछा भी था। चलो उसको बाद में बात करेंगे। अच्छा सर मेरे को क्वेश्चन सर एक मिनट, जैसे अभी आपने सेकंड का लॉर्ड 12th में, मतलब जो कारक है उसका 12th में चला गया, तो जैसे बृहस्पति है सर, तो वो फिर धन की नुकसान हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, ऐसा मान सकते हैं ना? हाँ जो मैंने बताया है कि हाँ वो कारक अच्छा नहीं है उस पर्टिकुलर, उसके लिए आपको टेस्ट नहीं मिलेगा। इन जनरल ये मानिए कि आप उसको परचेज भी कर लोगे तो एंजॉय नहीं कर पाओगे। जी सर। नहीं सर, जैसे बृहस्पति सेकंड धन का कारक तो है प्लेनेट, और वो अपने से 12 मानो लगन में बैठ गया तो धन की हानि का योग बन गया ना। बता तो दिया कि वो आपका अपने आप से कारक यदि 12th में चला जाता है तो पर्सन उस चीज को परचेज भी कर ले तो उसको एंजॉय नहीं कर पाता। थैंक यू सर, नाइस क्लास, नाइस। विजय लक्ष्मी मैम। प्रणाम सर। जी प्रणाम। हाँ सर, प्लेसमेंट के अलावा अगर वो पर्टिकुलर ग्रह जो भी कारक की हम बात करें, अगर वो नीच की राशि में भी हो गया तो और भी ज्यादा गड़बड़ होगा? नहीं वो आप उनमें मिक्स मत करिए, अभी जितना कराए वहीं तक रखो। ठीक है सर। हाँ क्योंकि वो फिर डिग्निटी का हिस्सा आ जाता है, तो डिग्निटी के हिसाब से भी देखेंगे। वो कारक यदि आपका एफ्लिक्टेड हो गया तभी भी खराब है। मैं केवल अभी प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो हर प्लेनेट को जैसे देखा जाता है वैसे ही देखना है कारक को भी, मगर ये एक स्पेसिफिक थिंग है कि यदि वो अपने आप से 6 से 12 में चला गया तो भी टेस्ट खराब होगा, उसकी डिग्निटी खराब है तभी भी खराब होगा। अब
डिग्निटी में वही आ जाता है, वो शत्रु राशि में नीच का है, कंबस्टेड है, किस तरीके से है, लगने से भी 6-8 बारे में तभी भी खराब है, तो वो खराब होने की कई वजह हो जाएंगी उसके अंदर। ढोलकिया जी। जी सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार सर। आपने सर वैसे बता दिया जो मैं पूछने वाला था कि उसको किसी भी प्लैनेट जो कारक है उसकी डिग्निटी चेक करेंगे हम नॉर्मल प्लैनेट की तरह। लेकिन सर एक छोटा सा क्वेश्चन और है मेरा, क्या किसी भी कारक को मैं एज ए मेलेफिक या बेनिफिक मान के अब वो जिस भाव में बैठा है वहां किस सिग्निफिकेशन को डिस्ट्रॉय करेगा, क्या मैं वो यूज कर लूं सर? नहीं, कारक को तो आप मेलेफिक नहीं मानोगे, भाव के कारक तो हमेशा उसके रिजल्ट नहीं सर, जैसे 12th हाउस में शुक्र बैठा है और शुक्र एक बेनिफिक प्लैनेट है। अब 12th हाउस के जो सिग्निफिकेशन है बहुत सारे हैं, और जो मैं वो रूल लगाऊं जो आपने बताया कि भाई मेलेफिक जो होते हैं और जो बेनिफिक होते हैं वो डिस्ट्रॉय करते हैं सजीव निर्जीव वाला जो आपने कंसेप्ट बता रखा, मैं वो वहां लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता हूं? बेसिकली क्या है कि कारक का जब ऐसे कारक देख रहे हो ना आप, ऐसे कारक जी वो उन सभी चीजों का कारक है। मेलिक भी, जैसे सपोज मैं बात करता हूँ कि आपका पर्टिकुलर 3rd हाउस का कारक मार्स है, तो वो आपका मेलिफिक थिंग्स का भी कारक है और बेनिफिक थिंग्स का भी कारक है। इन जनरल आप ये मानकर चलोगे, उसको हम उस तरीके से पूरी तरीके से लगाएंगे तो सही जस्टिफिकेशन नहीं होगा कि 3rd हाउस के सभी रिजल्ट देने की जिम्मेवारी मार्स के पास है। मगर वो स्वभाव में आ गया तो वो ये मानकर चलिए कि वो अपने आपको वो चीज़ें पजेस भी होंगी, तो वो पर्टिकुलर चीज़ों को पर्सन एंजॉय नहीं कर पाएगा, या एक पर्टिकुलर तरह की चीज़ में वो एक्सेल कर रहा है तो दूसरे तरह की चीज़ में वो ट्रैक करेगा, तो वो बेनिफिक और उससे लिविंग और उससे मत लिंक करिए सर। जी सर थैंक यू। अनुपमा गोयल का नाम सर। जी मैम। सर मैं पूछ रही थी जैसे कारक है, क्या इसका कोई उपाय किया जा सकता है कि जैसे मान लो किसी का चंद्रमा ही 4थे घर में बैठा है तो माँ का कारक भी है, तो क्या इस चीज को हम बदल सकते हैं, कोई उपाय कर सकते हैं? आपको सेटिस्फाई होने के लिए बताऊं या रियलिटी में बताऊं? सर रियलिटी में बताइएगा। देखो रियलिटी में तो ये है, जैसे लोग नाराज भी हो जाते हैं, कोई रेमेडी नहीं होती ठीक है। आपको मन संतुष्ट आपको करना है तो आप कर सकते हो, मंत्रों का जाप कर सकते हो, उससे आपको मेंटल स्ट्रेस मिलेगी। बाकी जो हम कर्म करके आ चुके हैं, अब कर्म करके आ गए, शनिदेव को आपकी कुंडली में बिठाई दिया गया है। शनिदेव को ना दिखता है, ना सुनता है, ना कुछ होते हैं, शनिदेव आपको जानते नहीं है। उनके पास एक किताब रखी हुई है, उसके अंदर कर्म लिखे हुए हैं आपके नेगेटिव और पॉजिटिव, और उसके हिसाब से उन्होंने आपको जवाब देने हैं। अब आप मंत्र कर रहे हो, शनि को पता ही नहीं लगेगा आप मंत्र कर रहे हो। आज के कर्मों में ऐड हो रहे हैं, वो आपके आगे काम आएंगे। तो इसलिए क्या है कि ज़्यादा रेमेडीज़ के उसमें फेर में ना पड़े, अपने कर्मों पे काम करें जितना भी हो सकता है, और वो उसका आपको है कि अभी आप ठीक कर्म करेंगे तो फ्यूचर आपका जरूर बेटर होगा, मगर पास्ट कर्मास को आप नहीं इम्प्रूव कर सकते। ओके सर अभी तक तो ना मैं सोचती थी मेरे कारक कई अपने अपने घरों में ही बैठे हैं, तो आज पता चला कि वो ठीक नहीं है। चंद्रमा 4थे घर में बैठा है, शुक्र 7वें घर में बैठा है। और सर उससे रिलेटेड हाँ जी सर, दिक्कतें क्या उनसे रिलेटेड? सर मेरी मदर बहुत छोटी उम्र में चले थे, एक्सीडेंट में पापा मम्मी दोनों ही नहीं रहे थे सर, 22 साल की थी, तो मेरे को लगा कि चंद्रमा का कोई उपाय किया जा सकता है क्या? नहीं मैडम, ऐसे देखो अब मैं आपको, चलो ये तो हमारी क्लास खत्म